सीए फर्म में इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं? स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं? मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? और मुझे यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा? सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सीखी हुई कोई भी चीज़ मेरे करियर में कभी काम आने भी वाली है या नहीं, या फिर मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसे हज़ारों सवाल आपके मन में भी आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू फिनटेक्स विद शुभम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सीए फर्म ज्वाइन करनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बेटर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूं, ताकि आप अपने करियर के लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएं। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। सीए फर्म में एक इंटर्नशिप करने का मतलब है, जैसे आप कुछ भी काम करने से पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं। सपोज़ कि अगर मेरे को किसी को टेलीकॉलिंग करनी है तो टेलीकॉलिंग से पहले भी मेरे को एक बार ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्लाइंट से बात कैसे करी जाती है। उसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको सीए फर्म में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में फर्म में क्या काम होता है, या फिर अकाउंटिंग में काम कैसे होता है। सीए फर्म में आपको बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टैली, बिजी, मार्ग। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सीए फर्म कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। यहाँ पर कुछ बड़े सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे एसएपी और क्विक बुक्स। ये सीए फर्म टू फर्म डिपेंड करता है कि कौन सी फर्म कितने बड़े क्लाइंट्स हैंडल कर रही है। वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती है। ये फर्म इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीने से साल भर के बीच में हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना ज़्यादा टाइम आप एक सीए फर्म में टिकोगे उतना ज़्यादा आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है वहाँ स्पेंड करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या काम सीए फर्म में आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। डाटा एंट्री का मतलब यहाँ पे परचेज और सेल की इन्वॉइसिंग आपको करनी पड़ेगी, उसको डाटा में फीड करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको डाटा में फीड करनी पड़ेगी। आपको ई वे बिल बनाने पड़ेंगे, ई इन्वॉइसिंग बनानी पड़ेगी। आपको जीएसटी की रिटर्न प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसको फाइल करना पड़ेगा। और न जाने कितनी तरह का काम, रिकन्सिलिएशंस भी आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे काम आपको सीए फर्म में करने पड़ेंगे। ये काम सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक बार ये काम सीख जाते हो तो ये आगे जाके आपकी अकाउंटिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बात करते हैं टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स की। ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली इंटर्नशिप होती है पेड इंटर्नशिप, जहाँ पे आप फर्म में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, काम सीखते हैं और उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट एज अ स्टाइपेंड दिया जाता है। दूसरी होती है अनपेड इंटर्नशिप, जहाँ पर आप फर्म में जाते हैं, सेम काम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। वहाँ पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टेनर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने वहाँ से इंटर्नशिप करी है। हालांकि वो पेड स्टाइपेंड वाले में भी मिलता है, तो दोनों में बेसिक फ़र्क वही मॉनेटरी कंपनसेशन का है। और तीसरी टाइप की जो इंटर्नशिप होती है वो होती है प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप। ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट करी जाती है। फॉर एग्जांपल कि मेरी सीए फर्म है और मैंने एक ऑडिट लिया है। अब वो ऑडिट सपोज़ कि एसबीआई बैंक का है, मुझे कॉन्करेंट ऑडिट करना है, या फिर स्टॉक ऑडिट करना है, या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आर्टिकल्स को हायर करूँगा या इंटर्न्स को हायर करूँगा, और उन इंटर्न्स के साथ मैं वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, मेरी इनके साथ जो मॉनेटरी कंपनसेशन की बात हुई होगी, मैं इनको वो पे करूँगा और हमारा जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप किन लोगों के लिए बनी हुई है। ये इंटर्नशिप उन लोगों के लिए है जिनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं कि काम को कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस और वर्कफ्लो क्या होता है, जो अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अकाउंटिंग में एक लॉन्ग टर्म करियर बना सकें। और ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी करंटली बहुत ज़्यादा पैसों की नीड नहीं है।
हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की नीड ना हो, लेकिन ये एक बिटर ट्रूथ है कि सीए फर्म में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत लो लेवल का स्टाइपेंड आपको एक सीए फर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो एक छोटी सीए फर्म जो मीडियोकर सीए फर्म है वो आपको 2000 से 10,000 के बीच में स्टाइपेंड दे सकती है। वहीं कुछ जो मिड साइज फर्म्स होती हैं वो आपको 10,000 से 20,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दे सकते हैं, इनिशियल स्टाइपेंड। एक फोर में आप 20,000 से 30,000 रुपये का इनिशियल स्टाइपेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी इंटर्नशिप उन लोगों के लिए नहीं होती जो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ से एक हाई एंड की सैलरी विड्रॉ कर सकूं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें टाइम दे सकते हैं और पेशेंस है जिनके पास। अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर सकते तो डेफिनेटली सीए फर्म आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स देने ही पड़ेंगे, इवन वीकेंड्स को काम करना पड़ेगा, संडे को काम करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि आप ये स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो तो 100% आपको एक सीए फर्म ज्वाइन करना चाहिए। बट इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आपको ये स्किप कर देना चाहिए। अच्छा, सीए फर्म स्किप करने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान आपको ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जाके किसी सीनियर अकाउंटेंट से कुछ चीज़ें सीख तो सकते हो, बट आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी कि ये काम हमने एक्चुअल में क्यों किया। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी में जाता हूँ, उस कंपनी में जाके मैं किसी सीनियर अकाउंटेंट से काम सीखना शुरू कर देता हूँ। तो वो सीनियर अकाउंटेंट मुझे ये बताएगा कि ठीक है, ये बिल ऐसे बनाना है, आप इसको ऐसे ये 4 बटन दबाओगे, ये एंट्री कर दोगे तो आपका ये बिल रेज हो जाएगा। मैं वैसे करके वो 4 बिल बना सकता हूँ। उसका काम सिर्फ इतना ही है, उसको सिर्फ मेरे से इतना ही काम चाहिए, तो उसने मेरे को इतनी ही चीज़ सिखाई है। अब मान लो किसी दिन आपके डायरेक्टर ने आपको बुलाया और आपसे पूछा कि जीएसटी की रिपोर्ट्स चाहिए मुझे कि इस साल में, पूरे साल में हमने कितना टैक्स पे किया है। अब आप वहाँ पे जाके क्या आप डायरेक्टर को ये बोलोगे कि सर मेरा काम तो सिर्फ इनवॉइस बनाना है, मैं तो आपके यहाँ पे एज अकाउंटेंट सिर्फ इनवॉइसिंग ही कर सकता हूँ, जीएसटी की रिपोर्ट्स देखना मेरा काम नहीं है। अगर आप एक बहुत बड़ी फर्म में हो, बहुत बड़ी कंपनी में हो, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो ठीक है, तो आप जस्टिफाई कर भी सकते हो कि ये मेरा काम नहीं है। बट अगर आप एक छोटी फर्म में हो, छोटी कंपनी में हो, तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं। वो सारे काम करने के लिए आपको सारे काम आने चाहिए, और वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? सीए फर्म से। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर बात करें, अगर आप अपने करियर को एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, या शॉर्ट टर्म मॉनेटरी गेन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रेफरेंस देते हो, तो आपको सीए फर्म ज्वाइन करना चाहिए। सीए फर्म में हमेशा आप डेडलाइंस के साथ काम कर रहे होते हो। जीएसटीआर 1 की डेडलाइन है, जीएसटीआर 3B की डेडलाइन है, टीडीएस की डेडलाइन है, टीडीएस रिटर्न की भी डेडलाइन है। ऐसी हज़ारों डेडलाइंस के साथ आप काम करते रहते हो। जब आप इस डेडलाइंस के साथ काम करते हो तो आपको काम करने का प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर को हैंडल करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सीए फर्म आपको सिखाता है। आपकी लाइफ में सीए फर्म एक डिसिप्लिन भी ऐड करता है, आपको प्रोफेशनल बनाता है। जब आप सीए फर्म में काम करते हो, आपके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आप ज़्यादा प्रोफेशनली लोगों से बात कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो सीए फर्म से आपको मिलते हैं, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वर्कलोड कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट डेडलाइन का स्ट्रेस। छुट्टियाँ लेना तो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आप एक सिंगल छुट्टी भी ले लो तो वो डेडलाइन के आसपास आ जाती है। अगर आपकी टीम छोटी टीम है, बड़ी टीम नहीं है, 4-5 लोगों की टीम है, तो आपको कांस्टेंट एक प्रेशर फील होगा, डेफ़िनेटली होगा। अब चाहे आप सीए फर्म में हो या फिर आप एक कंपनी में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेशर को हैंडल करना। अब प्रेशर को हैंडल कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ है प्रेशर को हैंडल करने के लिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस पूछते रहो, जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चंस पूछो। दूसरी चीज़ है नोट्स बनाओ। जब आपको कोई चीज़ कोई बताता है तो उसको नोट करो, उसके नोट्स बनाओ, ताकि आगे वो चीज़ आपको दोबारा पूछनी ना पड़े। अगर कोई मेरे से 1 बार क्वेश्चन पूछेगा, मैं बताऊँगा, 2 बार पूछेगा बताऊँगा, 3 बार पूछेगा बताऊँगा, बट आफ्टर दैट
ये थोड़ा-सा इरिटेशन होता है कि यार बोलने के लिए तो कोई भी बोल देगा कि तुम मेरे से 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताऊँगा, बट ऐसा नहीं होता। 2-3 बार के बाद वो कांस्टेंट अगर सेम ही चीज़ पूछ रहा है और मैं सेम ही चीज़ बता रहा हूँ, तो एक बार इंसान गुस्से में बोल ही देगा कि भाई लिख लो ना, नोट कर लो। तो इसलिए हमेशा वो चीज़ से बचने के लिए हमेशा नोट्स अपने बनाओ। काम को लेके प्रोएक्टिव रहो। कोई भी ऑफ़िस में ऐसे मत रहो कि अरे यार ये काम मेरे पास ना आ जाए, ये काम मेरे को ना मिल जाए। आपको खुद इनिशिएटिव लेना है कि ठीक है ये काम मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सीनियर्स के साथ बैठ के सीखूँगा कि कैसे करना है ताकि मैं आगे से ये सोलली हैंडल कर पाऊँ। बट इस बार मैं उनके साथ रह के सीखता हूँ। ठीक है, मैं भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनता हूँ। तो ऐसे आपको प्रोएक्टिव रहना है और टाइम मैनेजमेंट देखना है कि कौन से काम को प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। अब सपोज़ आपको मैंने 10 काम दिए कि ठीक है मेरे को ये 10 काम 10 दिन में चाहिए। लेकिन उसमें से एक काम है जो जीएसटी-R1 की सारी रिटर्न्स फाइल करनी है, जिसकी डेडलाइन परसों है। अब आपने सोचा कि ये काम मैं लास्ट में करूँगा, तो वो पॉसिबल है? नहीं है। वो डेडलाइन वाला काम पहले होगा, तो आपको काम को प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन से काम को पहले करना है और कौन से काम को बाद में। और आई एम श्योर कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे, तो आपको चाहे आप सीए फर्म में हो, चाहे आप एक कंपनी में हो, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप कि आफ्टर दिस वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि आपको सीए फर्म जॉइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले मेरी एक बात ध्यान रखना कि सीए फर्म जॉइन करने से आप करियर में आगे नहीं हो जाते और ना जॉइन करने से करियर में पीछे नहीं हो जाते। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो, आप कितना प्रोएक्टिव हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो कि नहीं, नए रेफरेंसेस बना रहे हो कि नहीं, और आप अपनी नई स्किल्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप करियर में कितना आगे बढ़ने वाले हो। तो अब बात करते हैं कि मेरा टेक क्या है आप लोगों के लिए। मेरा टेक ये रहेगा कि अगर अभी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आपको पैसों की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि आप छोटे स्टाइपेंड से भी अपना काम अभी चला सकते हो 6 महीने, साल भर के लिए। तो आप डेफ़िनेटली एक सीए फर्म को जॉइन करो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक बेटर अपॉर्च्युनिटी ढूँढने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कंपनी जॉइन करो जहाँ पर आप एक सीनियर अकाउंटेंट से सीखोगे कि काम को कैसे किया जाता है। वहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ़ उसी में सीमित नहीं रहना जो आपका सीनियर आपको सिखा रहा है। आपको अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर आपका लिंक्डइन है, हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि क्या नया मैं सीख सकता हूँ। सब मेरे सीनियर ने मेरे को रिकन्सिलिएशन नहीं सिखाया था। वो सीखने के लिए मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सीखा कि कैसे रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। जब मुझे बेसिक रिकन्सिलिएशन आ गया, तो मैंने हज़ार तरीके उसके अंदर निकाले कि मैं ठीक है ये चीज़ ऐड कर दूँगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये चीज़ हटा दूँगा, ये चीज़ काम का नहीं है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें नई खुद आपको बनानी पड़ेंगी, कोई आपको बताने नहीं आएगा। कोई फॉर्म भरना है, सपोज़ कि मेरे को सबसे पहले मेरे को याद है कि मेरी सीए फर्म में मेरे को बताया गया था कि शुभम आप ना ये डीआईआर 3 का फॉर्म फाइल कर दो। मुझे पता ही नहीं डीआईआर 3 क्या होता है, लेकिन उसका सबसे सही तरीका मैं वहाँ पर अगर ये बैठ जाता कि ठीक है सीनियर आएँगे वो बताएँगे, तो मैं करूँगा। नहीं, वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, आप गूगल करो, आपके पास इंटरनेट है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करो कि व्हाट इज़ डीआईआर 3 केवाईसी। तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है ऐसे फॉर्म होता है, यहाँ पे बस ओटीपी डालना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो ऐसी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर खुद से करते हो तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा वो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर उन 4 चीज़ों में से एक चीज़ आप अगर खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। तो आपको फ़ोकस करना है सीखने पे, कोई आपको नहीं सिखाने वाला है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई हेल्प कर सकता है करियर में, थोड़ा-सा गाइड कर सकता है, बट आगे तो आपको ही बढ़ना है ना, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा है, तो आप उसको बोलो कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, आप मेरे को इसके बारे में गाइड करो या मेरे को बताओ कि मैं ये चीज़ कहाँ से सीख सकता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। और कमेंट करके ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए। Thank you for watching. Have a good day.